हेलो बच्चों, आज हम जो है तत्वों के गुणों की बात करेंगे। और उन तत्वों के गुणों में जो आवर्त सारणी में अपन पढ़ते हैं चार चीज़ें, एक है परमाणु त्रिज्या, एक है विद्युत ऋणता, आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता। इन चारों को अपन एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं और ख़ास से जो चीज़ें हैं उनकी अपन बात करेंगे। क्योंकि इनकी डेफिनेशन या जो है इसकी समझ कि ये चीज़ होती क्या है। तो सबसे पहले हम परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज आएगी परमाणु त्रिज्या। क्या करना है परमाणु त्रिज्या में? देखिए, होती क्या है परमाणु त्रिज्या बच्चों? ये है आपका एटम जिसमें ये न्यूक्लियस है और ये इसके चारों तरफ होते हैं आपके कोष। मैंने कहा यहाँ से ये न्यूक्लियस है, नाभिक है, और ये मैंने कहा ये एक बाहरी कक्षा है किसी परमाणु के लिए। तो यहाँ नाभिक से जो संयोजी कोष है या जो बाहरी कक्षा है, इसकी जो सीधी दूरी है ये कंप्लीटली ये होती है एटॉमिक रेडियस। और याद रखो, परमाणु त्रिज्या अगर ज़्यादा है तो उस परमाणु का आकार भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्या कहा? परमाणु त्रिज्या ज़्यादा है तो परमाणु का आकार, जो तत्व का परमाणु होगा उसका आकार भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्योंकि रेडियस कब ज़्यादा होगी? जितने ज़्यादा कोष आते जाएंगे उतनी ही उसकी रेडियस या जो त्रिज्या है वो बनती जाएगी, तो आकार भी क्या हो जाएगा बच्चों? बड़ा हो जाएगा। ठीक है ये चीज़। इसका मतलब मेन चीज़ अपने समझ में आई कि अगर अपन नॉर्मली एक एटम की बात करते हैं, परमाणु की बात करते हैं, तो उसके जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से उसकी जो संयोजी कक्षा या जो बाह्यतम कोष है, उसकी जो बीच की दूरी है वो एटॉमिक रेडियस होती है। क्लियर? अच्छा, अपने को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो परमाणु त्रिज्या होती है आवर्त सारणी में अलग अलग रूपों में पाई जाती है। जिसमें देखो, एक परमाणु त्रिज्या होती है सहसंयोजी त्रिज्या, ध्यान रखने की चीज़ है। एक होती है सहसंयोजी त्रिज्या, जिसे बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस, CR वो कहते हैं भाई। दूसरी होती है बच्चों धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या मेटेलिक रेडियस बोलते हैं, शॉर्ट में MR कहते हैं। एक और त्रिज्या होती है जो होती है वांडर वाल त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या होती है? वांडर वाल त्रिज्या, जिसे VR कहते हैं भाई। और देखो, आवर्त सारणी में सभी प्रकार के एलिमेंट होते हैं, तो ये जो सहसंयोजी त्रिज्या होती है वो होती है सहसंयोजी यौगिकों में। सहसंयोजी यौगिक कैसे? जैसे मान लो कार्बन कार्बन के बीच में ये अपन ने बॉन्ड बना रखा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ इसका मतलब ये अपन सीखेंगे कि इस कार्बन के लिए सहसंयोजी त्रिज्या का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी जिन परमाणुओं के बीच में सहसंयोजी आबंध बनता है वहाँ सहसंयोजी त्रिज्या की बात हो जाएगी, और जिन परमाणुओं के बीच में धात्विक आबंध बनता है वहाँ धात्विक त्रिज्या यानी MR की बात हो जाएगी। और जहाँ वांडरवाल आकर्षण बल रहते हैं वहाँ वांडरवाल त्रिज्या की बात हो जाएगी। जैसे अगर सबसे पहले अपन बात करें CR की, तो देखो कुछ नहीं है। जैसे मैंने कहा नॉन मेटल एलिमेंट है आपके अधातु परमाणु, सहसंयोजी आबंध कहाँ बनेगा? अधातु परमाणुओं में। ठीक है, तो मैंने कहा ये Cl और Cl के बीच में है कौन सा आबंध है? सहसंयोजी आबंध है। तो होगा क्या इसके अंदर? इन दोनों के बीच, जैसे मैंने इनका ये एटम बना लिया, चलो ये एक एटम और ये इसका पड़ोसी दूसरा एटम है, सही है। ये Cl, ये भी Cl है ना, H ऐसे भी कह सकता हूँ। तो होगा क्या, यहाँ पे ये जो दोनों एटम हैं इनकी बीच की दूरी होगी। ठीक है, बीच की दूरी जो भी डिस्टेंस है, जैसे मैंने कहा ये बीच की दूरी R है साहब, तो इसका मतलब इसका आधा मान जो है R/2, जो R/2 है यही क्या चीज होती है बच्चों? आपकी कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, सहसंयोजी त्रिज्या। और सहसंयोजी यौगिकों में ये अपने को मिलेगा, सहसंयोजी अणुओं में ये चीज अपने को मिलेगी जो कि नॉन मेटल में होता है। ठीक है, अगली कौन सी आई है बच्चों? MR, मेटेलिक रेडियस की बात करते हो। ये CR की बात हो गई अपनी। मेटेलिक रेडियस किस में होगी? मेटल्स में होगी, जैसे कॉपर एटम और कॉपर एटम, इन दोनों के बीच में ये चीज़। जैसे मान लो मैंने कहा ये कॉपर का एटम, ये भी कॉपर का एटम है, बीच की दूरी है ना दोनों परमाणुओं की। बीच की दूरी कैसे है? नाभिक से होगी अंतरनाभिकीय दूरी। अंतरनाभिकीय दूरी का आधा मान, अंतरनाभिकीय दूरी का कौन सा मान? आधा। जैसे ये R है, ये R/2 मैंने कह दी, तो यहाँ इसके लिए ये क्या हो जाएगी? मेटेलिक रेडियस। एक और रेडियस होती है बच्चों जिसे बोलते हैं वांडरवाल त्रिज्या। और वांडरवाल जो त्रिज्या होती है वो अणुओं के बीच में होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि गैस के अणुओं के बीच में, या फिर जो अक्रिय गैसें होती हैं। आपने आवर्त सारणी में पढ़ा है अक्रिय गैसें, हीना, नीना और करीना, ऐसे जन्नत रानी। ठीक है,
ये वाली आपने ट्रिक पढ़ी थी। तो इन सब तत्वों के परमाणु जो होते हैं इनके अंदर भी कौन सी त्रिज्या होती है, वैन डर वाल त्रिज्या होती है। और अणुओं के बीच में भी कौन सी त्रिज्या होती है, वैन डर वाल त्रिज्या, क्योंकि उनमें वैन डर वाल आकर्षण बल पाए जाते हैं। जैसे यहाँ से देखो, ये मैंने कहा ये H2 है और इधर भी क्या है, ये H2 अणु है ना। तो दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो वैन डर वाल आकर्षण बल है। इसका मतलब जो त्रिज्या बनेगी वो निकटवर्ती, देखो निकटवर्ती, दो निकटवर्ती परमाणु हो गए, दो निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी का, निकटवर्ती परमाणुओं की अंतर्नाभिकीय दूरी का आधा मान कौन सी त्रिज्या होती है, VR होती है, वैन डर वाल त्रिज्या होती है भाई। तो एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि परमाणु त्रिज्याओं में सबसे ज़्यादा बड़ी त्रिज्या कौन सी होती है, वैन डर वाल त्रिज्या। और इन त्रिज्याओं में आपको क्रम भी याद रखना चाहिए कि सबसे छोटी होती है CR, उसके बाद में होती है MR मेटेलिक रेडियस, और सबसे बड़ी कौन सी होती है, वैन डर वाल रेडियस। तो ऐसे जो है ये अपने को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे S और P ब्लॉक में अपन बात करते हैं तो चीज़ें सभी आती हैं, मेटेलिक रेडियस भी आती है और आपकी कोवलेंट रेडियस भी आती है और वैन डर वाल रेडियस भी आती है, वैन डर वाल त्रिज्या भी आती है, सभी हैं, ठीक है। पर जो गैसों के अणु हैं उनके अंदर जो है वैन डर वाल होगी, और जो अक्रिय गैसें हैं उनमें भी क्या है, परमाणु के बीच में जो त्रिज्या बनेगी वो वैन डर वाल त्रिज्या बनेगी, क्योंकि उनके अणुओं के बीच में भी वैन डर वाल आकर्षण बल पाए जाते हैं। क्लियर? तो ये मेरे हिसाब से ये पॉइंट आपका क्लियर है। लेकिन ये चीज़ अपन जो है आवर्त में भी देखना चाहते हैं इनको, और वर्ग में भी देखना चाहते हैं। कैसे? क्योंकि आवर्त सारणी है अपनी, मैंने कहा भैया ये अपनी है पीरियोडिक टेबल PT है, और ये है लेफ्ट हिस्सा और ये है राइट, ये ऊपर है और ये नीचे, टॉप टू बॉटम, अप टू डाउन कह दो, अप टू डाउन। तो हमेशा याद रखो जब भी अपन बाएं से दाएं चलते हैं तो याद रखना बच्चों, एटॉमिक जो रेडियस होती है वो डिक्रीज होती है। क्या कहा मैंने? जब भी बाएं से दाएं चलोगे एटॉमिक रेडियस का जो मान होगा, परमाणु जो त्रिज्या होगी, जो भी आपकी कोवलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस और वैन डर वाल रेडियस है जनरली, तो उनमें क्या होगी, परमाणु त्रिज्या में क्या आएगी, कमी। कहने का मतलब ये है कि जैसे इधर लेफ्ट साइड में जो है एटम की साइज ये होगी, उसके बाद में ये, और ऐसे धीरे धीरे जो है एटम की साइज क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। अक्रिय गैसों में तो खैर आपकी वैन डर वाल त्रिज्या होती है, वो तो सबसे बड़ी त्रिज्या होती है। तो यहाँ तो जो त्रिज्याएं होंगी वो बड़ी होंगी सारी। अक्रिय गैसों में 18वें समूह के लिए अगर बात करोगे तो बच्चों, ठीक है ना, ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। और इसका देखो रीजन भी आएगा, लेकिन एक बार अपन ये तय कर ले कि बाएं से दाएं जाने पर एटॉमिक रेडियस में कमी आती है और ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक जो रेडियस होती है वो बढ़ती है। क्या कहा? ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियस क्या होती है बच्चों, बढ़ती है। क्लियर है? और इसके देखो रीजन देखो बहुत आसान है, क्योंकि बच्चों अब बाएं से दाएं चलते हैं तो होता क्या है, जैसे मान लो मैंने कहा ये लिथियम है, इधर बेरिलियम है, ऐसे आगे चल के बोरोन है, कार्बन है, ये सब है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखो, जैसे ये सेकंड पीरियड है, दूसरा पे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। तो एक चीज़ हमेशा याद रखो, जैसे आप लोग लिथियम में देखोगे, बेरिलियम में देखोगे, बोरोन में देखोगे, कार्बन में, सभी के संयोजी कोष के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बढ़ते जाएंगे निश्चित रूप से, लेकिन कक्षा सेम रहेगी, है ना। यहाँ भी लिथियम में कितनी कक्षाएं रहेंगी, 2 कक्षा टोटल, बेरिलियम में भी 2 कक्षा, क्योंकि अपन जानते हैं लिथियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, लिथियम का होता है 1s2 2s1, ऐसे ही बेरिलियम का क्या होता है 1s2 2s2, बोरोन का क्या होता है 1s2 2s2 2p1, ऐसे ही कार्बन का क्या होता है 1s2 2s2 2p2। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो लगातार क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है, और साथ में नाभिक में प्रोटॉन की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। नाभिक में किसकी संख्या में वृद्धि हो रही है, प्रोटॉन की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। लेकिन वो जो प्रोटॉन की संख्या में जो वृद्धि है वो एक संयुक्त वृद्धि है जो कि नाभिक के अंदर होगी। इस वजह से होता क्या है बच्चों, बाएं से दाएं जाने पर एक प्रभाव होता है जिसे बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। उस प्रभाव को क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय, इसकी भी बात करते हैं, नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसे बच्चों जेड इफेक्टिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जेड इफेक्टिव। क्या चीज़ होती है सर ये, और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान ये कह रहा है बढ़ता है, यानी मैंने कहा जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। और जिसका कारण ये है निश्चित रूप से कि जैसे जैसे आप बाएं से दाएं चलते हो तो न्यूक्लियस के अंदर जो परमाणु होते हैं उनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर जो होता है वो बढ़ता है, और प्रोटॉन के नंबर के बढ़ने की वजह से ही जो है वो आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ता है।
और हाँ, हालांकि इलेक्ट्रॉन बढ़ता है लेकिन एक ही कक्षा के अंदर है सारा मामला। एक ही कक्षा में होने की वजह से जो आपका जो न्यूक्लियस का इफेक्ट है वो ज़्यादा बेटर है। और उसमें एक सूत्र भी आता है कि Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस है सिग्मा। ये फॉर्मूला होता है जिसमें Z से मतलब होता है नाभिक का आवेश कितना है और सिग्मा का मतलब होता है परिरक्षण प्रभाव, है ना। परिरक्षण प्रभाव होता है, शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो वो आपका अगर जिसमें से परिरक्षण प्रभाव अगर माइनस कर देते हैं Z में से जो नाभिक के आवेश है उसमें से, तो फिर वो Z इफेक्टिव प्रभावी नाभिक का कितना उस पर काम कर रहा है वो आता है। तो एक चीज़ तो अपने को ये ध्यान रखनी है, मैंने कहा कि Z इफेक्टिव बढ़ने की वजह से ये होगा। हालांकि इसको मैं भी बताता हूँ क्या है Z इफेक्टिव रियल में क्या है ना, उसकी चित्र से बात करता हूँ। तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, बढ़ती है ऊपर से नीचे आने पर। इसका रीजन सिंपल सा ये है, क्यों बढ़ी एटॉमिक रेडियस। देखो लिथियम से नीचे क्या चलते हो, ली ना के रब से फरियाद ये सब चलता है। तो आप जैसे ऊपर से नीचे चलते हो तो लगातार क्या होती है, कक्षा की संख्या बढ़ती जाती है। देखो ये इसमें कितनी कक्षा हैं, टोटल 2 कक्षा। इसमें सोडियम में कितनी है, 3, इसमें 4 और रुबिडियम में कितनी हो गई, 5। तो भैया एक बात बताओ, जैसे जैसे कक्षा की संख्या बढ़ेगी, जैसे यहाँ आपने कहा ये 2 कक्षा है, फिर क्या कहा सर ये 3 कक्षा है, बिल्कुल, फिर कहा ये 4 कक्षाएं हैं। अरे तो यार एक बात बताओ, जब कक्षा ज़्यादा होगी तो परमाणु त्रिज्या भी ज़्यादा होगी, नहीं भाई कक्षा ज़्यादा है तो परमाणु त्रिज्या भी तो ज़्यादा होगी, तो आकार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अतः ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार या जो त्रिज्या होती है वो बढ़ती है। क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। रही बात Z इफेक्टिव की, तो ये देखो जैसे आप सोच रहे हैं कि भाई जैसे मेरे पास ये है आपका कोई न्यूक्लियस है, नाभिक है, ठीक है, नाभिक, ओके। और इस न्यूक्लियस में जो भी है प्रोटॉन की संख्या है, और बीच में हम जानते हैं कक्षाओं में और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे जैसे ये आपकी संयोजी कक्षा, मैंने कहा कि ये जैसे यहाँ पे एक संयोजी कक्षा है जिसमें से जो भी जितने भी एक इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे ये स्थिति है। अंदर वाली कक्षाओं में भी इलेक्ट्रॉन है, जो जितनी संख्या होती है 3, 2, 5 और 6, 7, 8 कर देता हूँ ऐसे। तो इसमें होता क्या है कि न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है इस संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर, न्यूक्लियस का इफेक्ट कितना है, न्यूक्लियस इसको कितने प्रभावी ढंग से पकड़ के रख रहा है ना। तो इसका मतलब यूँ समझो कि ये जो परिरक्षण का मतलब होता है कि अंदर वाली कक्षाओं के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये नाभिक को घेरे रहते हैं। अंदर वाली कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक को घेरे रहते हैं। तो इससे तो बोलते हैं कि अपरिरक्षण प्रभाव। और ये जितना ज़्यादा होता है इसका मतलब है कि न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर क्या रहता है, डाउन रहता है। क्योंकि अभी अपन ने देखा कि Z इफेक्टिव है ना, प्रभावी नाभिक आवेश इज इक्वल टू सिग्मा Z माइनस सिग्मा। तो Z तो इसके अंदर है भाई, आवेश कितना है नाभिक का वो है, और सिग्मा क्या चीज़ होती है, ये परिरक्षण प्रभाव कितना है। तो एक याद रखो एक चीज़, अगर परिरक्षण प्रभाव ज़्यादा है, अगर ये वैल्यू ज़्यादा आने वाली है तो बच्चों ये समझ लेना Z इफेक्टिव कम होने वाला है। और अगर परिरक्षण प्रभाव मान लो ज़्यादा नहीं है, इस वजह से क्या है कि आपके इलेक्ट्रॉन पर जो पकड़ है न्यूक्लियस की वो ज़्यादा आने वाली है। और चूंकि जैसे अपन बाएं से दाएं चलते हैं तो कक्षा की संख्या तो बदलती नहीं है, कक्षा सेम रहती है। इस वजह से यहाँ परिरक्षण प्रभाव जो है वो लगने वाला है नहीं इतना ज़्यादा। ऊपर से नीचे तो फिर भी परिरक्षण प्रभाव की बातें करी जाती हैं, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव होता है वो कोषों की संख्या पर डिपेंड करता है। अतः यहाँ न्यूक्लियस जो है इस इलेक्ट्रॉन पर जो अपनी पकड़ है वो शानदार बनाएगा। इस वजह से इलेक्ट्रॉन Z इफेक्टिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की पकड़ इतनी बढ़िया रहती है जिससे कि इलेक्ट्रॉन पास में आ जाता है। और इलेक्ट्रॉन पास में आता है तो क्या होती है, एक नई कक्षा जो है वो बनती है, और वो नई कक्षा क्या होती है, नाभिक के पास आती है। अतः जो त्रिज्या ज़्यादा होनी चाहिए थी वो त्रिज्या क्या हो जाती है, कम। तो इसे बोलते हैं अपन Z इफेक्टिव कि बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिक आवेश में वृद्धि होने के कारण परमाणु त्रिज्या में क्या आ जाती है, कमी। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है जनरल। हालांकि इसमें एक्सेप्शन भी हैं काफ़ी, और वो एक्सेप्शन देखो मैन तो क्या है, देखो वो भी बता देता हूँ मैं आपको। एक तो जो चीज़ है आपका जैसे बोरोन है, एल्यूमिनियम होता है, ठीक है, गैलियम होता है, ये सब हैं। तो बोरोन से एल्यूमिनियम आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। और एल्यूमिनियम से जैसे गैलियम आता हूँ तो परमाणु त्रिज्या लगभग बराबर होती है। ये कहा जाता है कि एल्यूमिनियम और गैलियम की परमाणु त्रिज्याएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और इसका एक ही रीज़न होता है क्या, और वो कहता है संक्रमण संकुचन के कारण। संक्रमण संकुचन के कारण,
क्योंकि जो आपके इसके बीच में एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में आपके परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 30 यानी स्कैंडियम से लेकर जिंक के जो तत्व आते हैं उन्हें बोलते हैं संक्रमण तत्व है। और संक्रमण तत्वों में पाया जाता है संक्रमण संकुचन। कौन सा संकुचन पाया जाता है? संक्रमण संकुचन, क्योंकि उनमें 3D में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। ठीक है, इसकी बात हाँ, तो देखो इसमें एक तो हाँ ये कह रहे थे अपन भाई संक्रमण संकुचन के कारण, यानी हम कह रहे हैं भाई एल्यूमिनियम और जो गैलियम है उनकी परमाणु त्रिज्या क्या होती है? इक्वल, और जिसका एक ही रीजन जाता है संक्रमण संकुचन के कारण। और संक्रमण संकुचन कुछ नहीं है एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में, क्योंकि एल्यूमिनियम होता है बच्चों 13 और गैलियम होता है 31, है ना। तो इसमें क्या है, स्कैंडियम और जो जिंक हैं इनमें जैसे अपन स्कैंडियम से जिंक की तरफ चलते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, जो तत्व है उनकी परमाणु त्रिज्या में कमी आती है, जिसे अपन बोलते हैं संक्रमण संकुचन। और वो सिंपल सा ये है, मतलब क्योंकि एक चीज़ होती है, जैसे अगर अपन भेदन प्रभाव की बात करें S, P, D और F, तो सबसे ज़्यादा S का होता है, फिर P का, D का और ऐसे F का। इसका मतलब ये है, देखो एक बात चित्र से मैं बताऊँ आपको ये चीज़ क्या है रियल में। वैसे ब्लॉक में भी हमने बात करी थी इसकी। देखो जैसे ये आपके कितने 1 2 है ना, 3 और 4 ऐसे कक्षा है। 3D आपका यहाँ है, सही है, और 3D है तो हम जानते हैं 3P भी है, और आपका क्या है 3P 3D, सही है, ओके। और यहाँ से अगर बात करोगे तो यहाँ 4S है, यहाँ 3S भी है, और यहाँ 4S है ना, 4P 4D, ये सब चीज़ें हैं। और अपन जब जिंक से स्कैंडियम से जिंक की तरफ चलते हैं तो परमाणु क्रमांक 21 से 30 बढ़ता है रेगुलर, 21 22 23 24 25 26 27 28, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर भी बढ़ता है। और वो जो इलेक्ट्रॉन बढ़ता है एस में तो फिक्स है अपना, जैसे एस में तो मैंने कहा 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर, एस में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और डी में रेगुलर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जैसे 1 होगा, फिर 2 होगा, है ना, फिर कितना होगा 3 होगा, 4 होगा, 5 6 7 8 9 10 ऐसे, है ना, होगा। तो इससे क्या है, इसका जो न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन बढ़ने से, वो यहाँ न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे डी के अंदर, तो न्यूक्लियस में भी तो होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा। और हम जानते हैं कि इनका जो परिरक्षण प्रभाव है ना, ये भेदन नहीं, परिरक्षण प्रभाव। तो यहाँ से S का परिरक्षण सबसे ज़्यादा, P का और ज़्यादा, D का, है ना, उल्टा कह गया मैं, S का सबसे ज़्यादा, P का फिर कम, D का और कम, और F का कम। परिरक्षण का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इस D के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है जो कि इस आपके न्यूक्लियस को चारों तरफ से जो घेर रहा है ना, ये वाली चीज़ इसको, यानी इसका परिरक्षण, D इलेक्ट्रॉनों का जो परिरक्षण है ना न्यूक्लियस के लिए, वो कम है। S का अच्छा है, P का भी है, डी का कम और एफ का सबसे कम। तो ये डी इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ रहे हैं डी में, इसका मतलब खास परिरक्षण में फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो होगा क्या, इसके चक्कर में यहाँ जो न्यूक्लियस है अपना, इसका इफेक्ट बढ़ता जाएगा, क्योंकि लगातार प्रोटॉन तो बढ़ रहे हैं। प्रोटॉन बढ़ने की वजह से 4s के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की पावर क्या होगी, अच्छी होगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ अपन देख रहे हैं भाई, यहाँ आपका स्कैंडियम से क्या चल रहा है, जिंक चल रहा है, और सभी में जनरली आपके 4s2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, एक्सेप्शन को छोड़कर क्रोमियम और कॉपर को 4s2 होता है। तो इस पर इलेक्ट्रॉन की पकड़ इसकी नाभिक की पकड़ क्या होगी, ज़्यादा, इस वजह से जो कक्षा मतलब ज़्यादा थी, यानी वहाँ कक्षा मतलब जो त्रिज्या थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इस वजह से परमाणु आकार क्या हो जाएगा, कम। इसे कहा जाता है संक्रमण संकुचन। और कौन से तत्वों में हुआ है संक्रमण संकुचन, डी ब्लॉक तत्वों में, क्योंकि डी ब्लॉक तत्वों को क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व है। तो ये इसमें एक छोटा सा लॉजिक रहता है, जिससे एल्यूमिनियम और गैलियम की परमाणु त्रिज्याएं क्या होती हैं, इक्वल। और ये चीज़ बच्चों, अगर त्रिज्या में एक्सेप्शन की बात करोगे ना आप, तो ये चीज़ अपने को एक जगह और मिलेगी। कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी 3D, ये सब अपन ने पढ़ रखा है, 3D 4D 5D और 6D श्रेणी। यहाँ से यहाँ आता हूँ परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, 4D से 5D में आता हूँ परमाणु त्रिज्या लगभग बराबर, और 5D से 6D में आता हूँ परमाणु त्रिज्या लगभग बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन देखते हैं कि यार तुम्हारी जो परमाणु त्रिज्या है वो इक्वल क्यों होती है, 4D से 5D में यहाँ कौन आता है, यारी, जरा,
और यहाँ कौन आते हैं, लड़े हम, ऐसे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जर्कोनियम और हॉफनियम की परमाणु त्रिज्या इक्वल होती हैं, है ना। तो इसका एक मुख्य रीजन रहता है लेंथेनाइड संकुचन के कारण। लेंथेनाइड तत्वों में भी संकुचन होता है क्योंकि बीच में कौन से तत्व आते हैं, यहाँ से ये आपका है 39, ये 40, ये कौन सा लेंथेनम कितना होता है 57, और ये हाफनियम कितना होता है आपका 72। तो आप अपने आप समझ सकते हो लेंथेनम कितना है 57, तो 58 से 71 जो तत्व आते हैं ये बीच में, लेंथेनम और हाफनियम के बीच में ये कौन से तत्व होते हैं, लेंथेनॉइड, 4f श्रेणी के एलिमेंट होते हैं। तो इनकी वजह से, क्योंकि इनमें लेंथेनाइड संकुचन होता है, और लेंथेनाइड संकुचन का मतलब वही है कि एफ उपकोष का जो परिरक्षण है वो कम है। ये कहीं ना कहीं मैंने आपको एक जगह बता रखा है, डीओरेब ब्लॉक में जो वीडियो है आप लोग उसको देखना, पहले का पढ़ाया हुआ है, उसमें मैंने ये चीज़ें कहीं ना कहीं डिटेल में बता रखी है, तो एक बार आप उसको चेक करना। जहाँ डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मिलते हैं ना, वहाँ अपना 12th क्लास का है, तो वह लेंथेनाइड संकुचन को बिल्कुल बारीकी से समझाया गया है, तो वहाँ चेक करो आप, ठीक है। तो ये लेंथेनाइड संकुचन के कारण जो है इनकी परमाणु त्रिज्याएं क्या होती हैं, आपकी लगभग बराबर होती है। क्लियर। और भी कभी लाएंगे लेंथेनाइड संकुचन के लिए एक वीडियो अलग से, उसमें बात करेंगे हम। तो ये तो परमाणु त्रिज्या की बात थी। दूसरी चीज़ है बच्चों, एक चीज़ होती है विद्युत ऋणता, दूसरी चीज़ होती है विद्युत ऋणता या विद्युत ऋणात्मकता, ऋणता कह दो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या चीज़ होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहले तो ये चीज़ समझनी चाहिए। जैसे आपके कोई भी तत्व हैं, जैसे मैंने कहा ए और बी परमाणु, ये जो तत्व हैं एक दूसरे से सहसंयोजी आबंध से जुड़े हुए हैं, और सहसंयोजी आबंध से जुड़े हुए हैं, जैसे इसका मतलब ये कहीं ना कहीं नॉन मेटल हैं। तो इसमें क्या होगा, सहसंयोजी आबंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की जो प्रवृत्ति है, जो अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा उसकी विद्युत ऋणता क्या हो जाएगी, ज़्यादा। यानी यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा आएगी, यहाँ बी की ज़्यादा आएगी। समझ रहे हो, जैसे अपने पास HCl है, तो यहाँ से इस बॉन्ड को कौन खींचेगा, Cl परमाणु के द्वारा खींचा जाएगा, Cl तत्व के द्वारा खींचा जाएगा। इसका मतलब Cl की विद्युत ऋणता क्या हो जाएगी, ज़्यादा। और एक खास बात इसमें ये ध्यान रखनी है बच्चों, जिसका आकार छोटा होता है ना, जिस एटम का आकार छोटा होता है उसकी विद्युत ऋणता क्या होती है, ज़्यादा। देखो जैसे मान लो ये एक बड़ा एटम है और इसके पास में ये क्या है, छोटा एटम है, सही। तो इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी आबंध के इलेक्ट्रॉन है, किसके पास पड़ेंगे, किसके नाभिक के पास पड़ेंगे, छोटे वाले के। तो इसका मतलब है इनका अट्रैक्शन जो है इस छोटे वाले परमाणु से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इस वजह से आबंध के इलेक्ट्रॉनों को कौन खींचेगा, छोटा एटम। तो हमेशा याद रखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी छोटे की ज़्यादा होती है और बड़े की क्या होती है, कम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़े की कम होती है, ये चीज़। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब समझ में आना चाहिए आपको, क्लियर। और दूसरी चीज़ जो है वो ये कि ये जो आपकी आवर्त और जो वर्ग में है वो किस प्रकार से परिवर्तित होती है आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल में। देखो कुछ नहीं, सिंपल क्या करना आपको, ये पीटी समझो, ये लेफ्ट टू राइट और ये क्या हो जाएगा अप टू डाउन, ऐसे ध्यान रखो हमेशा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वृद्धि होती है, जिसका कारण आप सिंपल लगा लो, एटॉमिक रेडियस से घटती है। जहाँ साइज छोटी होती है वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा। तो कुछ नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब ये है तत्व का एक गुण है जिसमें सहसंयोजी जो आबंध होता है, कोवलेंट जो बॉन्ड होता है, उसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की पावर है, शक्ति है। और ऊपर से नीचे जाने पर उल्टा लगा लिया अगर हमेशा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ती है ऊपर से नीचे आने पर। ये पीटी आप इसको मानते हो तो। और सबसे ज़्यादा अगर आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता की बात करो तो फ्लोरीन की होती है, और कुछ एलिमेंट्स की विद्युत ऋणता आपको ध्यान भी रखनी होती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे चलती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। और फ्लोरीन का एक नाम है बेटा, काली भेड़ के नाम से इसको जानते हैं। कौन सी भेड़ है, काली भेड़, फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा। तो एक तो फ्लोरीन है ना, एक आपकी ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ऐसे नाइट्रोजन, इनका ध्यान रखना चाहिए। इसकी होती है 4.0, एक पैमाना है ये। इसकी होती है 3.5 और नाइट्रोजन की होती है 3.0। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद होनी चाहिए। हाइड्रोजन की भी है, पर जो भी आपको बताई है पहले इनको आप ध्यान रख लो। और भी काफ़ी तत्व हैं, और जैसे ऊपर से नीचे आने पर ये समझ ही जाओगे, इससे कोई दिक्कत है ही नहीं। हाइड्रोजन की याद रखो, हाइड्रोजन की याद रखो तो 2.1 याद रखो। कार्बन के लिए जो याद रखते हो वो 2.4 के आसपास रखो। फास्फोरस की होती है 2.2। ऐसे कुछ एक एलिमेंट्स का ध्यान रखो।
और ये काम आती है, ये जो चीज़ें हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में काम आएंगी। आपको केमिकल बॉन्डिंग लास्ट में है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसमें काम आती हैं चीज़ें, ठीक। ये चीज़, इसके बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद में अपन बात करते हैं कौन सी चीज़, तीसरी चीज़, इसे बोलते हैं आयनन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है? आयनन ऊर्जा, आई या फिर इसे आयनन विभव, आयनीकरण ऊर्जा के नाम से भी जानी जाती है। आईपी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी इसे कहा जाता है, एक ही बात है। होती क्या चीज़ है? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, कुछ नहीं है, यहाँ से ये न्यूक्लियस है किसी एटम के लिए, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, ऐसे तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, ऐसे मान लो है ना, जैसे तीसरी तक ही माना है मैंने। तो है क्या इसमें? कुछ ही नहीं। अभी जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे दूसरी ले लो, चलो सारी चीज़ें आ जाएगी। जैसे यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और हालांकि आयनन ऊर्जा जो होती है वो 1 मोल परमाणु के केस में लागू होती है, 1 मोल परमाणु के केस में। लेकिन समझने के लिए एक परमाणु अपन लेते हैं, कोई भी एक परमाणु ले लिया, और इसके लिए क्या कर रहे हैं, इस परमाणु से इलेक्ट्रॉन को हटाना चाहते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए ऊर्जा चाहिए, है ना, क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन को हटाने में जो ऊर्जा लगती है, काम आती है, उसे बोलते हैं आयनन ऊर्जा। सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन भी कौन सा? सबसे ढीला बंधा इलेक्ट्रॉन। सबसे ढीला बंधा इलेक्ट्रॉन कौन होता है? सहसंयोजी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सबसे ढीला बंधा इलेक्ट्रॉन कौन सा? वैलेंस है ना। संयोजी कक्षा, संयोजी कक्षा कहना है, संयोजी कक्षा या फिर बाह्यतम कोष, बाह्यतम कोष से का इलेक्ट्रॉन सबसे ढीला बंधा इलेक्ट्रॉन है ना। इससे आपको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो एनर्जी दे रहे हो उसे अपन बोलते हैं आयनन ऊर्जा। अगर पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा लगती है उस ऊर्जा को कहते हैं IP1, दूसरे इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो ऊर्जा काम आती है उसे कहते हैं IP2, तीसरे इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो ऊर्जा काम आती है उसे कहते हैं IP3। और याद रखो जो आयनन ऊर्जा होती है ना, आयनन ऊर्जा वो एक ऊष्माशोषी प्रोसेस है, ऊष्माशोषी प्रोसेस है ना, प्रक्रम है ये। ऊष्माशोषी का मतलब क्या हो रहा है? ऊष्मा का अवशोषण। कैसे? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, इसको आप ऊर्जा दोगे तभी ये यहाँ से निकलेगा। इसका मतलब है कि यहाँ ऊर्जा अवशोषित की गई, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला। कितनी ऊर्जा लगी? वही क्या है? आयनन ऊर्जा। लेकिन 1 मोल परमाणु के लिए कहा जाता है। तो परिभाषा तो ऐसे आती है, किसी विलगित गैस से परमाणु कि संयोजी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे बोलते हैं आयनन ऊर्जा। और याद ये भी रखना है कि यहाँ जैसे 3 ऊर्जाएं हैं, IP1, IP2, IP3, थोड़ा फास्ट है लेकिन चीज़ें समझ में आ रही हैं। IP1 सबसे कम होती है और यहाँ से IP2, IP3 सबसे ज़्यादा। तीसरे इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए ऊर्जा सबसे ज़्यादा लगेगी। देखो भाई इसमें एक लॉजिक है, ध्यान रखो ये लॉजिक क्या है। क्योंकि मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हटाता हूँ ना, तो आयन बनता है, पॉजिटिव आयन बनता है, ठीक है। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन उतने ही रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हटने से क्या है बच्चों? जेड इफेक्टिव ज़्यादा हो जाता है। यानी जो रहे हुए इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन हट गया मान लो, सही है, तो इलेक्ट्रॉन जो रहता है इस पर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा काम करता है, जिसे बोलते हैं जेड इफेक्टिव। ये जेड इफेक्टिव ज़्यादा होने से इसकी साइज हो जाती है छोटी और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगती है ऊर्जा ज़्यादा, इसलिए IP2 से भी ज़्यादा। जैसे मान लो ये दोनों हट गए यहाँ से, है ना, ये भी हट गया और ये भी हट गया, बचा कौन? तीसरा इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि इस पर पॉजिटिव प्लस का 2 चार्ज आ गया होगा। क्लियर? अच्छा, तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस की पावर और ज़्यादा बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन की कमी होने से केवल इलेक्ट्रॉन पर जो प्रभाव लगाना है वो केवल एक इलेक्ट्रॉन पर, और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले आना, यानी कि कक्षा जो है वो आपकी क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है, कक्षा पास आ जाती है, ऐसे कह दो ना। और कक्षा पास आने का मतलब कैसे, क्यों आई? क्योंकि यहाँ अट्रैक्शन फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पर क्या है? ज़्यादा है। और वही तो जेड इफेक्टिव है, प्रभावी नाभिकीय आवेश से, वही तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन पर अच्छी पावर बनी और इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन को फिर निकालना क्या हो जाता है? बड़ा मुश्किल, एनर्जी ज़्यादा लगती है। इस वजह से IP3 भी क्या हो जाती है? ज़्यादा। IP3 का मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए IP2, पहले इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए IP1। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में लगेगी? तीसरे इलेक्ट्रॉन में, सबसे कम पहले इलेक्ट्रॉन में, ठीक। ये एक जनरल परिभाषा, डेफिनेशन हो गई इसकी। अब अपन इसको आवर्तों वर्ग में देखें, पीरियोडिक टेबल में, तो क्या होगा? देखो ये अपनी पेटी है, पीरियोडिक टेबल कह दी मैंने, ऐसे बना दी जनरल, और ये है लेफ्ट और ये है राइट। लेफ्ट टू राइट का क्या होगा? अप टू
डाउन का क्या होगा, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आई पी का मान क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि होता क्या है, आकार छोटा होता है, परमाणु त्रिज्या क्या होती है, छोटी, इधर बड़ी, ये छोटा, और ये इधर से और छोटे होते जाते हैं। इस वजह से ऊपर से नीचे क्या होता है, आकार बढ़ता है, इस वजह से ये तो छोटा आकार है, जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, छोटे आकार में हम जानते हैं कि क्योंकि कक्षा सेम है और आकार छोटा होता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इधर जाने पर जेड इफेक्टिव जो है, प्रभावी नाभिकीय आवेश की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक, इस वजह से यहाँ पर आईपी का मान बढ़ेगा और ऊपर से नीचे आने पर आईपी उसका उल्टा हो जाएगा, आईपी डिक्रीज हो जाएगा। कारण क्या है, कोषों की संख्या बढ़ना, और कोषों की संख्या बढ़ने से क्या हो जाता है, आकार में वृद्धि होती है। वेल, ये है सिंपल सा। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, वो एक्सेप्शन की भी बात अपन करें। कौन कौन से एक्सेप्शन है, देखो। अपवाद में एक तो अपने को ध्यान रखना होता है बेरिलियम और बोरोन का, सही है। इन दोनों में लगता है भेदन प्रभाव। हालांकि क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों। ऐसा होता है आई पी का क्रम बाएं से दाएं जाने पर क्या कहा था, बढ़ती है, लेकिन यहाँ घटना है, और इसका रीजन है भेदन प्रभाव। कारण सीधा, पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, पेनिट्रेशन पावर देखो, ये बेरिलियम 1s2 2s2, बोरोन क्या 1s2 2s2 2p1, ठीक है, ऐसे। तो इसमें भेदन प्रभाव क्या होता है, क्रम होता है, SPD, एस का भेदन प्रभाव सबसे ज़्यादा होगा। क्या होगा, एस का भेदन प्रभाव सबसे ज़्यादा। भेदन का मतलब होता है जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, ये कक्षाएं हैं, ठीक, ये कक्षा है और ये भी आपकी कक्षा है। तो मैंने कहा ये 1 2 3 4 एस पी डी और एफ। चौथी कक्षा में एस भी है, चौथा एस, चौथा पी, चौथे का डी, चौथे का एफ, ऐसे। तो याद है क्या करोगे, इसमें सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियस पर जो न्यूक्लियस का जो प्रभाव रहेगा वो एस का ज़्यादा रहेगा, ठीक है, एस को ज़्यादा पकड़ रहेगी न्यूक्लियस, पी की फिर कम रहेगी, है ना, डी की और कम रहेगी, और एफ की सबसे कम। इसे बोलते हैं पेनिट्रेशन पावर। तो यहाँ अपने कौन से हैं, एक तो एस है और एक पी की बात कर रहा है, तो यहाँ एस और पी से इसका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस एस पर ज़्यादा ग्रिप बनाता है, अच्छी पकड़ करता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉनों को निकालना क्या रहेगा, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। निकलेंगे तो सही, लेकिन ये काम निकालने का मुश्किल, और यहाँ से पी से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या रहेगा, आसान। इसका मतलब यहाँ ऊर्जा ज़्यादा ऊर्जा कम लगने वाली है और यहाँ ऊर्जा ज़्यादा लगने वाली है, सही है, ऐसे। तो इस प्रकार से बेरिलियम का जो आयनन ऊर्जा है वो ज़्यादा होगी और बोरोन की कम होगी। एक्सेप्शन और भी हैं, ये तो भेदन प्रभाव के हिसाब से है। एक एक्सेप्शन और है, इम्पोर्टेंट है, वो भी आपका एक्सेप्शन, और वो है बेटा, एक तो नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, इन दोनों का है, और तो चीज़ें सेट हो जाती हैं। क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है, आयनन ऊर्जा ज़्यादा होती है, जबकि बाएं से दाएं का मैटर है, होनी किसकी चाहिए, ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्णपूरित या अर्धपूरित स्थायी विन्यास की वजह से, क्योंकि नाइट्रोजन का क्या होता है 1s2 2s2 2p3 होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है 1s2 2s2 2p4 होता है भाई। तो याद रखो हमेशा अर्ध भरे और पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व क्या होता है, ज़्यादा। इस वजह से P3 से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, जबकि P4 से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, आसान। यहाँ क्या रहते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सममितता रहती है, इस वजह से यहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है, और यह 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा क्या है, आसान रहता है, यहाँ मुश्किल रहेगा। तो वो प्रथम आयनन ऊर्जा की बात कर रहा है ना, पहले इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहा है, उसके हिसाब से नाइट्रोजन का ज़्यादा। जबकि द्वितीय आयनन ऊर्जा की बात करोगे ना, द्वितीय आयनन ऊर्जा दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा और नाइट्रोजन का कम होगा। इसके बारे में आप मेरे को बताओगे ऐसा कैसे हुआ, ठीक, ये चीज़ है। और भी चीज़ें हैं पर ये खास बातें आ गई हैं। अच्छा, इसके बाद में एक लास्ट पॉइंट रहा अपना, और वो है इलेक्ट्रॉन बंधुता। कौन सा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं बच्चों इसको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या चीज़ होती है, नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन को बांधने की पावर, इलेक्ट्रॉन को बांधने की पावर है। जैसे बहुत सिंपल है, विलगित के से उदासीन परमाणु और इसकी संयोजी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को जोड़ना चाहते हो आप, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ मिलेंगे आपको,
और इससे इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहते हो, जोड़ना चाहते हो। तो जोड़ने के लिए, जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन को जोड़ना चाहते हैं तो अगर इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है तो एनर्जी निकलती है भाई, क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। उस ऊर्जा का नाम होता है, वो भी आप ध्यान रखो, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, EGE, है ना। इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए जोड़ते हैं, तो जोड़ने की जो क्षमता है, जितना आसानी से जुड़ता है, इसका मतलब याद रखना इलेक्ट्रॉन बंधुता अच्छी है। एटम की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, सही है। और आसानी से नहीं जुड़ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता कम है। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर जो ऊर्जा निकल रही है उस ऊर्जा का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, जिसको EGE के नाम से जानते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बंधुता एक क्या है, जनरली ऊष्माक्षेपी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कर लोगे ये चीज़, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर जो है ऊर्जा निकलती है, तो उसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखो इसका आवर्त सारणी में जो आवर्त और वर्ग है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्या होगा वो देखो एक बार। ये है अपनी पीरियोडिक टेबल पिट्टी, और ये है लेफ्ट टू राइट, और ये है अप टू डाउन। जनरली क्या होता है कि बाएं से दाएं जाने पर EA जो है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि कहा जाता है कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, इस वजह से EA जो है आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो बढ़ती है। ऊपर से नीचे का उल्टा रह जाएगा, EA इज ए डिक्रीज बिकॉज एटॉमिक रेडियस इज ए इंक्रीज, इस वजह से ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसमें क्या है, ये जनरली बात तो सही है कि ऐसे होता है, पर बच्चों कुछ एक्सेप्शन है खास, और वो एक्सेप्शन मिलेगा 16वां और 17वां ग्रुप में, O स्टाइल से टिपो, और यहाँ फिर कल बाहर INT वो वाला, और इन चारों में है मेन ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन, इनका है एक्सेप्शन जनरली। यहाँ क्लोरीन से ज़्यादा, यहाँ सल्फर की ऑक्सीजन से ज़्यादा, और कारण एक ही है, कॉमन कारण है दोनों का, और वो है बच्चों यहाँ पर कि ये ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन का आकार अत्यधिक छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, प्रतिकर्षण, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण क्या होता है, बढ़ता है। इस वजह से सिंपल सी चीज़ है, जैसे फ्लोरीन और ऑक्सीजन में मैं यहाँ कॉमन बात कर सकता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ बना लेता हूँ मैं, यहाँ ऑक्सीजन और फ्लोरीन है ना, जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन एक का समझ लो, दूसरे का अपने आप। जैसे ये आपकी फ्लोरीन पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, क्लोरीन में कितनी, पहली, दूसरी और तीसरी, थोड़ा आकार भी बड़ा है। इलेक्ट्रॉन को जोड़ना चाहते हो, हाँ सर, इलेक्ट्रॉन को जोड़ना चाहते हैं, हाँ जी, ये फ्लोरीन में और ये क्लोरीन में। यहाँ संयोजी कक्षा में, पहली कक्षा में 2, संयोजी कक्षा में फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही 4, 5, 6 और कितने 7। इधर भी वही होंगे, पहली में 2, दूसरी में कितने होंगे 8, 4 और 3, 7 1 8, और लास्ट वाले में कितने, वही 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। तो यहाँ एक चीज़ देखने को है कि यहाँ फ्लोरीन का आकार अत्यधिक छोटा होने से कक्षा क्या है, छोटी है, डेंस है। कक्षा छोटी होने की वजह से क्या होगा बच्चों, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन आएगा इसको क्या करेंगे, ये जो कक्षा वाले ये इलेक्ट्रॉन है ना, इस संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं, ज़्यादा डेंस हैं, पास हैं, इस वजह से इसको रिपेल करेंगे, वापस प्रतिकर्षित करेंगे, जिससे इसका जुड़ना कठिन हो जाएगा। जबकि यहाँ क्या होगा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन जुड़ने आएगा, यहाँ पे क्या है, कक्षा बड़ी है, कक्षा बड़ी होने की वजह से यह इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनों का इस इलेक्ट्रॉन के साथ में जो रिपल्सन है, प्रतिकर्षण है, वो कम होगा, इसकी वजह से ये आसानी से जुड़ेगा। इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा और फ्लोरीन की क्या हो जाएगी, कम। वही लॉजिक सेम ऑक्सीजन और सल्फर में देना होता है। ठीक है, ये अपन ने बात करी चारों पॉइंट्स की। एक तो आपने परमाणु त्रिज्या की बात करी, है ना, और दूसरा पॉइंट था विद्युत ऋणता, और तीसरा है आयनन ऊर्जा,
जिसे अपन बोलते हैं आयनन विभव, और चौथा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है।